हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ और केमिस्ट्री में जो चैप्टर हम जो जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फेस कराता है। हर एक बच्चे को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या ही है, तो उसको हम बेसिक से एडवांस तक करने वाले हैं, जीरो जीरो लेवल से करेंगे। अगर किसी बच्चे का नहीं भी आता है कंसिस्टेंसी बना के चलना, होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इनिशियल पोर्शन है, पर्टिकुलर देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्टअप है, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको जो पोर्शन कंप्लीटली आना चाहिए वो पोर्शन है आईयूपीएसी। जी हाँ, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डील करोगे, उन सबको समझने के लिए आपको आईयूपीएसी आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। आईयूपीएसी आईयूपीएसी का फुल फॉर्म सबको पता है यार। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जितने भी नेमिंग है, जितने भी कंपाउंड्स है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स की बात करें या फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की बात करें, उन सभी कंपाउंड्स की जितनी भी कंपाउंड्स हैं, उन सब के जो केमिकली नेमिंग दी गई है जिस डिपार्टमेंट के द्वारा, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? आईयूपीएसी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे। आयुर्वेदी को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेदी कितने ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पोर्शन के साथ साथ आयुर्वेदी करने के लिए कितने ग्रुप्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। देखो बच्चों, आयुर्वेदी को करने से पहले क्या है, कई सारे कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में जानना होगा आपको कि किसका किसका हम लोग आयुर्वेदी करने जा रहे हैं। तो ये कंपाउंड बहुत सारे ग्रुप में बटे हुए हैं। सबसे पहले जिसका हम लोग करेंगे आयुपेसी नेमिंग, वो हमारा कंपाउंड होगा एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स। उसके बाद हम करेंगे नेमिंग किसके? एल्कीन्स की। एल्केन्स की। ठीक है, उसके बाद किसकी नेमिंग करेंगे हम लोग? एल्काइंस की करेंगे। एल्काइंस के बाद किसकी नेमिंग करेंगे हम लोग? एक पर्टिकुलर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर मैं बात करूँ तो ब्रांचेस की बात करूँगा, जैसे कि हेलोजेंस ग्रुप हो गए। ये हेलोजेंस जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स में आएंगे। हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एक्स से, और ये हेलोजेंस क्या होता है? एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सभी के सभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 17th ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्केन्स का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का, ये तीनों के तीनों ग्रुप किस में आते हैं बच्चों? ये तीनों के तीनों ग्रुप्स जो आते हैं वो हाइड्रोकार्बन में आते हैं। हाइड्रोकार्बन, जी हाँ, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो पहले एल्केन्स का नेमिंग करेंगे, फिर एल्कीन्स का, फिर एल्काइंस का, फिर सब्स्टिट्यूएंट का करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में किसका करेंगे? हेलोजेंस का। हेलोजन में कौन कौन सा आता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बाकी इनिशियली बता दूंगा पहले ही, जैसा हम एल्केन स्टार्ट करें तो हम क्यों कह रहे हैं इसको एल्केन्स, क्या रीजन है, और एल्केन्स की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, और सब। इसके बाद हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप में भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो वो भी देखेंगे कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और कैसे कैसे हम लोग नेमिंग करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग नेमिंग करेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप। पॉली फंक्शनल ग्रुप यानी कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो कैसे हम लोग इसकी नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आईयूपीएसी में ये कई सारे पोर्शंस है, और जैसे जैसे भी लेक्चर्स के ड्यूरिंग जो भी है प्रोसीड होता रहेगा, वैसे वैसे ग्रुप्स ऐड होते चले जाएंगे, तो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग पता चलता चला जाएगा आपको, है ना? तो अगर हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए, तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम एल्केन्स की नेमिंग की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, आईयूपीएसी ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स के आईयूपीएसी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन्स होता क्या है। ठीक है, एल्केन्स होता क्या है? एल्केन्स जनरली क्या है? इट इज इट इज द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का फॉर्म है।
हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। द कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? 3 पार्ट्स में बट गए। ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक्स भी नहीं आते, तो वो कंप्लीटली समझ सकेंगे, ठीक है। एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस, ये हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट्स हैं। इसमें पहले बार हम नेमिंग करेंगे एल्केन्स का, फिर एल्कीन्स का करेंगे, फिर अल्काइंस का करेंगे। पहचान क्या है एल्केन्स का? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केन्स? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखना, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। ये जनरली पहचान है एल्केन्स का बच्चों। फिर एल्केन्स का क्या पहचान है? एल्केन्स का क्या पहचान है? CnH2n, ये जनरल फॉर्मूला इसका एल्केन्स का है। उसके बाद एल्काइंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? CnH2n-2, ये आइडेंटिफिकेशन है एल्काइंस का। अब कैसे हम इन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करें, कैसे इन फॉर्मूले को सॉल्व करें? तो यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। n क्या है यहाँ पे बच्चों? n है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब सपोज दैट कि मैं एक पर्टिकुलर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आने वाले और क्यों आने वाले ये भी पता लगेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों, ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है, तो ये नहीं सोचना है कि मतलब क्या ही करा रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे प्रोसीड करने के लिए ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक पता नहीं होगा, डायरेक्ट मैं IUPAC कराना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर वो चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेसिक करना बहुत जरूरी है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। सपोज दैट कि मैं कार्बन नंबर 1 पुट कर रहा हूँ, तो कार्बन 1 पुट कर रहा हूँ, तो कार्बन 1 प्लस में H2N2 प्लस में 2, कितने हो गए? 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। CnH2n, ठीक है। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो C1 प्लस में H2 और यहाँ पे भी 1 प्लस में 2, तो ये C1 और H2 और 2 कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। एक कार्बन की कितने हैं? CH4 आ चुका है। अब यहाँ पर एक कार्बन के साथ टोटल कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। क्या रीजन है इसके पास 4 हाइड्रोजन आने का? 5 हाइड्रोजन क्यों नहीं आया? 6 क्यों नहीं आया? क्यों इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया गया? क्यों इस फॉर्मूले को बनाया गया है? तो देखो, इसके को जानने के लिए बेसिकली हम लोग 10th लेवल पे जाते हैं। तो 10th में तुमने क्या पढ़ा था? 10th में हमने पढ़ा था वैलेंसी के बारे में, राइट। वैलेंसी के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में पढ़ा है? और वैलेंसीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। वैलेंसीज में और वैलेंसी में क्या फर्क है? व्हाट यू मीन बाय वैलेंसी और वैलेंसीज? वैलेंसीज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एटम को, तो भी एक एटम है, उस एटम को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। एक कोई भी एटम है वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को की जरूरत है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट है किसी एटम का, उस एटम के ऑर्बिट के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। और ये वैलेंसी ही डिसाइड करता है बच्चों कोवैलेंसी। व्हाट यू मीन बाय कोवैलेंसी? 3 टर्म तुम्हारे आगे आ गए। एक तो देखो वैलेंसी, वैलेंसीज, ठीक है। वैलेंसीज क्या है कि एक पर्टिकुलर एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और वैलेंसी क्या है? उस एटम के ऑर्बिट में, बाहर वाले ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। जितना एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के बाहर इलेक्ट्रॉन होगा, कोवैलेंसी उसकी उतनी ही होगी। एंड व्हाट यू मीन बाय कोवैलेंसी? कोवैलेंसी होता है एबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। कोई भी एक एटम है कितना बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड का मतलब, कोई देखो, अगर एक एटम और एलिमेंट है, एलिमेंट एलिमेंट जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल और एटम मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं। किसी भी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए लिंकेज की बहुत जरूरी है, किसी भी तरह की बॉन्डिंग के लिए लिंकेज की बहुत जरूरी है, तब कोई जाके कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो उस लिंकेज को हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। और हर एक एटम की और एलिमेंट की बॉन्डिंग डिसाइडेड है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और कौन कौन सा एटम कितना लिंकेज बना रहा है, कौन सा एटम कितना बॉन्ड बना रहा है,
वो बॉन्ड रिप्रेजेंट किस पे डिपेंड करता है? कोवेलेंसी पे डिपेंड करता है। और कोवेलेंसी कब डिसाइड होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या गेन कर सकता है, उसके बेसिस पे क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कोवेलेंसी क्या होता है? एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड, मैक्सिमम एबिलिटी टू फॉर्म मैक्सिमम एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। एक पर्टिकुलर एटम कितना बॉन्ड बना रहा है, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोवेलेंसी। अब कार्बन के पास तुमने क्या देखा कि एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। रीजन क्या है? कार्बन जो है वो 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से? 14th ग्रुप से। और कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और बचपन में हमने पढ़ा है के एल एम एन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिट के बेसिस पे फिल करते हैं और चेक करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन बच गया। तो के सब शेल्स में कितना हम भरते हैं? 2। बचे कितने? देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में के में कितना गया इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन गए। बचा एल में कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर मान लिया जाए कि इस कार्बन का, मानते हैं कि इस कार्बन का अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बाहर कितने बचे? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यार अगर एक किसी से बॉन्ड बनाएगा ना तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करके बनाएगा या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा। आया समझ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तुम क्या बोलते हो? वैलेंसी बोलते हो। और वैलेंसी क्या डिसाइड करता है? कोवेलेंसी। और कोवेलेंसी क्या होता है? मैक्सिमम एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। यही रीजन है कि कार्बन के आसपास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि अपने साथ ये सिर्फ और सिर्फ 4 एटम को ही जोड़ सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? इस तरह से फॉर्मेशन जो है फॉर्मूले का हुआ है वहां पे। ठीक है, प्रीवियस अगर जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखो CnH2n+2। ओके, इसके अलावा अगर बात किया जाए एल्केन्स का, तो एल्केन्स हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना हुआ है कार्बन का और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम एल्केन्स बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम एल्कीन्स बोलेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको एल्काइंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन यहाँ बनाया मैंने, एक कार्बन यहाँ बनाया, एक कार्बन यहाँ बनाया मैंने, तो इसके आसपास जो है ना, अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसके आसपास देखो वैलेंसीज पूरी करने के लिए मैंने बॉन्ड की लिंकेज बना दी है। तो कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन अपने साथ कितनी कोवेलेंसी कैरी कर सकता है? 4, क्योंकि अपने साथ 4 ही एटम को जोड़ सकता है। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, एंड हर एक कार्बन पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रखा है। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हमने एल्केन्स बोला। अगर एल्केन्स बोलते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलेंगे। इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया और एक कार्बन की जो कोवेलेंसी होती है वो 4 होती है। तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, एक कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। ऐसे इसका चेक करो, एक कार्बन का 1 2 3 4, 4 बॉन्ड यहाँ पे भी सेटिस्फाई है। तो अगर कुछ नहीं लगा तो फिलहाल हम यहाँ लगा देते हैं हाइड्रोजन ये बन गया एल्किन। तो यहाँ C2H4 हो गया। ठीक है, अब कार्बन की क्वांटिटी कितनी ली है मैंने? 2 लिए। तो यार इसको पुट कर लो यहाँ पे। कार्बन यहाँ पे कितना है? 2 है। ठीक है, H2 और ये 2, तो 2 2 जा 4, तो C2 और H4 फॉर्मूले से सेटिस्फाइड है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एल्काइंस बोलते हैं तो C2H2 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन की कोवेलेंसी 4 होती है, भूलना मत। ठीक है, जैसे कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? एल्काइंस बोला। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एल्केन्स एल्काइंस और एल्केन्स और एल्काइंस का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमने आपको बताया वैलेंसी के बारे में, वैलेंसीज के बारे में, कोवेलेंसी के बारे में, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एल्केन्स के IUPAC। ठीक है, लेकिन उसके अलावा पहले और हमें कुछ सीखना है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स, एल्केन्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों एल्केन्स के रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने मेथड है? हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, एक हम चेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरा लाइन नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन नोटेशन।
अब चेन और लाइन नोटेशन से पहले तुम्हें वैलेंसी और वैलेंसीज के बारे में पता होना चाहिए था, वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। ओके, चेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन नोटेशन के फॉर्म में। बच्चों मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, अगर कोई ऐसा भी है जैसे बहुत कुछ आता है तो वीडियो स्किप कर सकता है। मैंने बहुत बेसिक से डाला है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। और जैसे 11th में बच्चे आते हैं, उनको बहुत फेस करना पड़ता है, उन्हें बेसिक्स पता नहीं होता। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है। जैसे एक दो नेमिंग तो कर दोगे, लेकिन आगे दिक्कत होगी। अगर कोई नेमिंग आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप बेसिक से समझो। ठीक है, स्पीड में करके वीडियो देख लो उसको। ठीक है, तो एल्केन को रिप्रेजेंट करें चेन के फॉर्म में और लाइन रोटेशन के फॉर्म में। तो चेन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो। जैसे मान लिया कार्बन की जो है ना, नंबरिंग भी हो सकती है। कार्बन 1 हो सकता है, 2 कार्बन की चेन हो सकती है, 3 कार्बन की चेन हो सकती है, एंड सो ऑन। बहुत सारे कार्बन की चेन हो सकती है। सपोज दैट कि हमने 2 कार्बन का चेन बनाया, क्योंकि एक का तो पॉसिबल नहीं है, एक तो अकेला ही रहेगा। ठीक है, 2 कार्बन का अगर हम बनाते हैं, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, जैसा मैंने बताया कि कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। तो उसके आसपास हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। एक कार्बन के आसपास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 और ये 3, क्योंकि एक बॉन्ड तो इससे सेटिस्फाई है, कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज है। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 और ये 3। ठीक है, अब दोनों कार्बन की कोवेलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेन के फॉर्म में। इसी को अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 और 2, 2 कार्बन है, लिख दिया 1 2 3 4 5 6, C2H6, सिंपल। ऐसे ही 1 2 3, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर C3H8, C3H8। इस तरीके से हम लोग चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको और भी लंबे कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, बहुत सारे बड़ी चेन रिप्रेजेंट करनी है ना, तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इस स्लाइड पे हम लोग चेन को ही डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे रोटेशन को। सपोज दैट कि अगर चेन और लंबी हो, सपोज दैट, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इस तरह से। तो ऐसे भी चेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे। एक ये है तो 3 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे आएगा, 3 और 1 4 बॉन्ड सेटिस्फाई। 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। इस कार्बन का देखो एक यहाँ है तो CH3 यहाँ आएगा। ठीक है, CH3 यहाँ आएगा, CH3 यहाँ आएगा, CH 1 2 2 यहाँ आएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। यहाँ CH2 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो एक H यहाँ आएगा। एक मिनट तक क्लियरली लिखता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से भी चयन हो सकता है यार, समझ जाओ। ठीक है, जैसे अगर मैं कह तो रहा हूँ एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है, आपको 4 वैलेंसी पूरी करनी है बस। यहाँ एक है, 3 यहाँ आएगा, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, पूरी चेन में, पूरी चेन में कुछ हो सकते हैं कि अलग ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो जो अलग ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चेन के अलावा, चेन के अलावा एक्सेप्ट चेन, चेन को छोड़ के जो भी ग्रुप अटैच होगा उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। जो भी ग्रुप अटैच होगा चेन के अलावा तो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। इसके बारे में आगे पता चलेगा तुमको। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, चेन फॉर्म में। ठीक है, और ये भी जितने भी दिख रहे हैं साइड साइड से, वो क्या है, ब्रांच है। अगर हम एक पर्टिकुलर चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया बेटा। ठीक है, और बाकी जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट को कहते क्या है वो भी बात करेंगे। कोई भी बता देता हूँ क्योंकि आगे काम ही आना है। तो देखो, देखो चेन में और सब्स्टिट्यूएंट में क्या डिफरेंस है, चेन में और सब्स्टिट्यूएंट में क्या डिफरेंस, चेन में और सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस बिटवीन चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंस बिटवीन चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब कि वो चेन जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। उसके अलावा जैसे आपने सिलेक्ट किया एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस ऑल अटैच्ड ग्रुप, जो भी ग्रुप अटैच होगा, ऑल अटैच ग्रुप आर सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी ग्रुप अटैच होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने बना दिया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इधर से मैं चल रहा हूँ तो 4 आ रहा है, सीधे चल रहा हूँ तो 5 आ रहा है, और सीधे जाके नीचे गया तब भी 5 आ रहा है ना, तो हर तरफ से 5 है। तो कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लो, अगर हम स्ट्रेट चलते तो ये चेन सेलेक्ट हो गया हमारा 1 2 3 4 5। काउंटिंग की बात आगे करेंगे, अभी फिलहाल मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि बेसिकली चेन में और सब्स्टिट्यूएंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने सपोज दैट 5 कार्बन का चेन जो है सिलेक्ट कर लिया, तो उसके अलावा मेरे पास ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब इन सब्स्टिट्यूएंट में भी इन सब का अलग अलग नेम है। जैसे एल्केन में एक कार्बन होता है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ, क्या बोलते हैं मिथ, दो कार्बन को क्या बोलते हैं इथ, तो इनके अलग अलग नेमिंग जैसे हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर चेन के अलावा अगर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब तक हम क्या बोल सकते हैं, बोल रहे थे एल्केन्स बोल रहे थे, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट एल्केन कब बोल रहे थे, जब वो सिंपल चेन था। जैसे ही चेन से सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, एल्केन से उसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी, एल्केन से कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइंस में। ठीक है, एल्केन्स में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइंस में कन्वर्ट होगा। तो जब तक ये चेन है, जनरली हम लोग चेन को क्या बोल रहे हैं, कार्बन चेन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एल्केन्स होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर चेन सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को तुम ब्रांच ही बोल सकते हो, तो एल्केन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये एल्काइंस में। यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोड़ के जो भी ब्रांचेस लगे होंगे उन्हें हम एल्केन्स नहीं बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, एल्काइल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, अभी तुमने क्या सीखा कि एल्केन्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्काइल में। तो एल्केन एल्काइल में कन्वर्ट होने का क्या रीजन है, तो एक शॉर्टकट देखना, एक हाइड्रोजन का रिमूवल, एक हाइड्रोजन का, अगर कोई ग्रुप कैसा हो, कार्बन वाला ग्रुप, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, पहले एल्केन्स की नेमिंग सीखो, फिर जाके हम लोग एल्काइल की नेमिंग सीखेंगे। जैसे अगर 1 कार्बन हो, एक कार्बन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो इथ यूज किया जाता है, 2 कार्बन के लिए इथ यूज किया जाता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए पेंट यूज किया जाता है, 6 कार्बन के लिए बेटा, 6 कार्बन के लिए वर्ड जो यूज करोगे वो हेक्स यूज करोगे, हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करोगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज करोगे, 9 के लिए नन यूज करोगे, और 10 के लिए कार्बन टैग यूज करो। ठीक है, ये नेमिंग है। अब इसके बेसिस पे जैसे मिथ इथ प्रॉप ब्यूट है, इसके बेसिस पे अलग अलग नेमिंग है, डिपेंड करता है कि उसके साथ बॉन्ड कौन सा है। जैसे हमने बताया था एल्केन एल्कीन एल्काइंस, ठीक है, तो अगर इन सभी के साथ, इन कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड हो, इन कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करने वाले हैं, एल्केन वर्ड यूज करने वाले, एल्केन साथ में। एल्केन देखो, एल्क अलग वर्ड है, एल्क जो है यहाँ पर नाम से आगे जो यूज होगा, दैट इज प्रीफिक्स, कोई भी नेम लिखने से पहले जो आगे वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और एन जो वर्ड है यहाँ पर क्या है, सफिक्स है, किसी भी नाम के लास्ट वाला वर्ड को हम बोलते हैं सफिक्स। एल्केन में क्या दिख रहा है आपको, एन दिख रहा है, एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को। ऐसे ही डबल बॉन्ड अगर लिखा हो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में,
कोई भी कंपाउंड जिसके बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया सफिक्स, देखो प्रीफिक्स तो एल की ही रहेगा, सफिक्स जो है वो इन यूज किया जाएगा। सिमिलरली अगर कंपाउंड के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन वर्ड यूज किया जाएगा, एल्काइन। तो इसके लिए सफिक्स क्या हो गया, एल्काइंस हो गया। इसके बॉन्ड के बेसिस पे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन जो है नेमिंग दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एल्केन से एल्काइन में कब कन्वर्ट होगा। अब ये तो भूलना मत कि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4 5 6। देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी है। अब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसे लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड की लिंकेज है, ठीक है। दो कार्बन के लिए हम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, इथ। दो कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं इथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एन। तो जो हमने एल्क बोला ना, ए एल के, ये सब रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। और वही एल्क जो है ये वर्ड रूट की तरह ऐड करता है, लाइक मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो कार्बन के लिए इथ बोला और प्लस में एन, नेमिंग क्या हो गया यहाँ पे, इथेन। अगर तीन कार्बन हो, एक दो तीन, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इथ के जगह पर यहाँ पर तीन कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। और प्रोप के साथ क्या यूज होगा, एन। नेमिंग क्या जाएगी, प्रोप प्लस में एन, ठीक है। प्रोप प्लस में एन क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया। प्रोप प्लस में एन, प्रोपेन। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि देखो अगर मैं इससे ज्यादा नंबर लंबा नंबर ऑफ कार्बन ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी तो सिंपल है, ओके। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6, हेक्स प्लस में एन, हेक्सेन। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप के भी नेमिंग हम कर सकते हैं। अब हम क्या सीख रहे थे, एल्केन को एल्काइल कब बोलेंगे। सिंपल, क्या ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके अलावा जो भी ग्रुप, जो भी ब्रांचेस लगे होंगे उस चेन के साथ में, उसको क्या बोला जाएगा, एल्काइल बोला जाएगा। तो हमने एल्केन से एल्काइल वर्ड कैसे यूज किया, जैसे सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक कार्बन यहाँ लगा देते हैं और एक कार्बन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहाँ लगा देते हैं, दो कार्बन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो इनमें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा हमारे पास जो है मेन चेन है और कौन सा बचा हुआ जो हो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो फिर से बोल रहा हूँ कि चेन जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, चेन जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, टेढ़े मेढ़े भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा देखना है, नंबर ऑफ कार्बन मतलब लॉन्गेस्ट देखना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट ज्यादा है। मैं भी काउंटिंग नहीं सिखा रहा, अभी सिर्फ चेन सेलेक्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन किसके अंदर ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है। तो देखो 1 2 3 4 5, इधर से मैं गया 5 कार्बन मिले मुझे, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 कार्बन, 1 2 3, यहाँ से 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो मुझे पता लग गया कि 5 कार्बन तो मुझे लेने हैं, 5 कार्बन को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा जितना भी बचा कुचा ग्रुप होगा, जितना भी ब्रांचेस जुड़े हुए होंगे उसके साथ में, वो सब क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग एल्केन नहीं बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कार्बन का हमने चेन सेलेक्ट कर लिया बच्चों। इसके अलावा क्या बचा मेरे पास, एक ग्रुप यहाँ पर है और एक ग्रुप यहाँ पे है। अब ये देखो कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन का जुड़ा हुआ है। तो तुमने देखा यहाँ पर एक कार्बन का जुड़ा है, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है। एक जुड़ा हुआ पहले से और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ऐसे ही एक यहाँ पे ऑलरेडी वैलेंसी जुड़ी हुई है, 3 यहाँ पर आ गया। अब हम अगर CH4 होता बच्चों, CH4 होता तो मिथ प्लस में एन बोलते, मिथेन। लेकिन यहाँ पर कितना है, CH3 है, यानी कि एक हाइड्रोजन की कमी है। एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस कर दो। अब एक हाइड्रोजन लॉस करोगे तो CH3 की CH4 की वजह CH3 आ गया। तो जाहिर सी बात है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा, वो जुड़ेगा किसी ना किसी ग्रुप से, ठीक है। तो ये जो CH3 है, ये CH3 क्या हो रहा है यहाँ पे, मेन चेन से जुड़ रहा है ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। क्योंकि एक कार्बन के कितने को वैलेंसी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो ये जुड़ने के लिए इसके साथ अपने बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो जुड़ेगा। अब जुड़ेगा, ठीक है, तो ये कैसा ऐड करेगा, ब्रांच के जैसा ऐड करेगा। और इसी ब्रांच को हमने क्या बोला, क्या टर्म दिया, सब्स्टिट्यूएंट बोला, ठीक है। मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन खराब है बच्चों, आई एम सॉरी फॉर दिट।
तो हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। तो एक कार्बन के लिए जैसे हमने यहाँ पे क्या बोल रहे थे, मीथेन, क्योंकि जनरली टर्म यूज किया जा रहा था, एल्केन्स यूज किया जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म यूज किया जा रहा है एल्काइल, एल्काइल। तो कितने कार्बन का ग्रुप है, एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, मिथाइल। आया समझ? कि एक पर्टिकुलर एल्केन को कैसे एल्केन में कन्वर्ट, एल्केन में एल्काइल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे यहाँ देखो क्या है, फिर से सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ से ही 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ से ही 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखो कि अगर नंबर ऑफ चेन ज्यादा आ जाए, मतलब एक से ज्यादा चेन मिल रहा हो अगर 5 कार्बन के, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो क्या करोगे, चेक मोर ब्रांचेस, इसके पास कौन से कंपाउंड के पास ज्यादा ब्रांच है। बट ध्यान रहे, ब्रांच चेक करने, ब्रांच सेलेक्ट करने से पहले ये भी ध्यान रखोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ कार्बन चेन कम ले लिए, ब्रांच ज्यादा मिल रहा हो, तो ऐसा नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। और लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट होने के बाद अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है, जैसे 1 2 3 4 5, अगर मैं सीधे जाता हूँ, अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ, तो मुझे एक और ये दो, दो ब्रांच मिल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा एक देखो मेन ब्रांच मिलेगा, ठीक है, मेन सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा मुझे, ये देखो। सॉरी बच्चों, मुझे सर्कल लेना नहीं आ रहा, देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, तो ये अब मेरे को ये क्या मिलेगा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? अगर मैं स्ट्रेट लाइन जाता हूँ, तो मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, यानी कि मेरे को दो ब्रांचेस मिल रहे हैं। और अगर मैं टेढ़े जाता हूँ यहाँ से इधर की तरफ, तो मुझे ये पूरा का पूरा एक ही ब्रांच मिल रहा है। बट मैंने अभी क्या बोला, अगर एक से ज्यादा ब्रांच अगर हमें मिल रहा है, सॉरी एक से ज्यादा अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है, तो हम क्या देखेंगे, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस कहाँ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन जाने पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाने पे मिल रहा है हमें। तो स्ट्रेट लाइन गए, अब स्ट्रेट लाइन गए तो देखा कि यार ये कुछ ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, कुछ ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ जुड़ा हुआ है एक कार्बन का ग्रुप, तो एक कार्बन के लिए मिथाइन बोलते थे, लेकिन ये क्या बन गया, सब्सटेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ऐसे यहाँ पर कितने कार्बन का, दो ग्रुप का, दो के लिए क्या बोलेंगे, इथाइल। आया समझ कि ब्रांचेस कैसे बनेंगे, ठीक है। और कैसे हम ब्रांचेस को एल्काइल वर्ड यूज करते हैं, क्लियर है। तो एल्केन से एल्काइन में कन्वर्ट करने का मतलब और नहीं, सिंपल वो ब्रांच ही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपको बेसिकली ये पता लग गया कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और कौन कौन से मेन चेन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे कार्बन को, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन फॉर्म बोलते हैं, चेन फॉर्म, चेन फॉर्म। यानी अब तक हम जिन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो चेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। लाइक देखो, अब पहचानना कि कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और कौन कौन सा मेन चेन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है और कौन सा मेन चेन है। चलिए पहचानिए। पहचानिए, आपको मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट पहचानना है, ठीक है। चलिए सिलेक्ट कीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये गलती होती है। अब मैं ऊपर गया तो मुझे कितने नंबर मिले, 7। मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन जाओ, टेढ़े मेढ़े भी जा सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो सीधे जाने पे 6 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑप्शन दिख रहा है जो 7 नंबर ऑफ कार्बन चेन के। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया मेन चेन, के अलावा सारे के सारे क्या कहलाएंगे, के अलावा सारे के सारे जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसे हम जनरली ब्रांच भी बोल सकते हैं, और ब्रांच के अलावा क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसी को एल्केन की जगह पे हम क्या बोल रहे हैं, एल्काइल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन का है, एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं, एल्काइल हो जाएगा तो मिथाइल यूज करेंगे। यहाँ पर भी एक कार्बन है,
तो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, मिथाइल यूज करेंगे। अभी हम नेमिंग नहीं कर रहे, जस्ट इंट्रो है, ठीक है, बेसिक से बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 तो कहीं से भी ले लो। ये सेलेक्ट कर लिया मेन चेन। मेन चेन के अलावा ये और ये सब्स्टिट्यूएंट, एक कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, मिथाइल यूज करेंगे। आ जाओ यहाँ पे, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, 3 कार्बन वाला हुआ नहीं अभी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधे टेढ़े जाते तो 8 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। तो साफ पता लग रहा है 8 कार्बन की चेन बनेगी बच्चों, तेरा। उसके अलावा जितने भी होंगे, ये मिथाइल 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए इथाइल, और ये तो स्ट्रेट चेन हो ही गया। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन को चेन के फॉर्म में। इसके बाद आएगा लाइन नोटेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो लाइन नोटेशन के फॉर्म में देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, लाइन नोटेशन। अब हम हाइड्रोकार्बन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट, ठीक है। तो लाइन नोटेशन मतलब जब सिंगल लाइन होता है और उस लाइन के मतलब से हर एक डॉट और हर एक कर्व आपको कार्बन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैसे समझना है, जितने भी डॉट होंगे, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे करके ऐसे बनाया, तो जितना भी ये दिख रहा है ना, ये जॉइंट्स, डॉट बोलो या फिर जितने भी जॉइंट्स मिलेंगे, तो सारे जॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स कार्बन। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, कार्बन को। और फिर उसके बाद उसकी वैलेंसी भी चेक करोगे, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से बना दिया, इसका मतलब ये 4 कार्बन का लाइन नोटेशन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। 5 कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C5, 1 2 3, ये देखो, 1 कार्बन 2 3 4 5, का मतलब होता है इस तरह से जब कार्बन को रिप्रेजेंट कर, इसको बोलते हैं लाइन नोटेशन। सपोज दैट 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लाइन नोटेशन में कौन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा, सेम रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये देखो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो 1 कार्बन 2 3 4 5 6, सीधे चलने पे 6, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये 6, तो स्ट्रेट ही चलो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की जो चेन है वो हमें मिल चुकी है। उसके अलावा जितने भी ग्रुप जुड़े हुए होंगे बच्चों, वो सब क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ब्रांच है, यहाँ पर भी क्या है, ये ब्रांच है, ठीक है। तो ये मिथाइल हो जाएगा क्योंकि 1 कार्बन का है, और ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते थे, इथाइल यूज करते थे। इथाइल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। आया समझ। तो ये बहुत ही बिल्कुल जीरो लेवल का था, बिल्कुल बेसिक था। कई बच्चे तो बोर भी हो गए होंगे कि क्या हो गया, ठीक है, क्या करा रहे हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो सच में ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं पता उन्हें, ठीक है। तो उनके लिए जरूरी था, है ना, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो यार ये लाइन नोटेशन और ब्रांच के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे नेमिंग की तरफ। तो अब हम नेमिंग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है।